हेलो, गुड आफ्टरनून। तो लेक्चर शुरू करते हैं। आज बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। पेपर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है। आप लोगों के रिटन एग्जाम अगर होता है जब भी, तो उसमें ये चीज़, ये वाला पोर्शन 100% इसके चांसेस होते हैं पेपर में आने के। इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। ये 100% चांसेस हैं ये टॉपिक आएगा पेपर में आपके, चाहे मिड वन हो, मिड टू हो, फाइनल हो, कुछ भी हो। आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहली यूनिट जो है उसका एक लौता सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन यही है। इसके अलावा और टॉपिक भी हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि ये आने वाले समय में सारी जगहों पे इसका यूज होगा। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए प्रोटेक्शन सिस्टम की। ठीक है, तो अभी पिछले लेक्चर में मैंने क्या देखा था कि हमने प्रोटेक्शन सिस्टम क्या होता है, ठीक है, प्रोटेक्शन सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, क्या होता है और कैसा होता है वो, ठीक, किस तरीके से हमें क्यों रिक्वायरमेंट है। फॉल्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। फॉल्ट में हम देखा था एलजी फॉल्ट के सबसे ज़्यादा चांसेस थे 85% होने के, ठीक है। फॉल्ट से इश्यूज क्या क्या होते हैं, पावर सिस्टम इंजीनियर की जिम्मेदारियां क्या क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने देखी थी, ठीक। उसके बाद हमने देखा था कि रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट प्रोटेक्शन की, ये भी हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। इसके अलावा आज हम लोग देखेंगे कि इन सब चीज़ों के बाद अगर हम डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन यानी कि अगर मैं अपना डिज़ाइन करता हूँ पावर सिस्टम, पावर प्रोटेक्शन सिस्टम, तो किस तरीके से क्या क्या क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। सो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो असेंशियल क्वालिटीज़ जो होनी चाहिए पावर प्रोटेक्शन सिस्टम की, सबसे पहला है सेलेक्टिविटी और डिस्क्रिमिनेशन। ये पहला पॉइंट है, सेलेक्टिविटी और डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। इन सबको हम लोग डिटेल में आगे नेक्स्ट जो बची स्लाइड्स है उसमें देखेंगे। तो पहला पॉइंट है सेलेक्टिविटी डिस्क्रिमिनेशन। सेकंड है रिलायबिलिटी। काफ़ी आप लोग जानते होंगे सेलेक्टिविटी के बारे में, तुम्हें पता होगा कि जैसे मान लें आपके पास बहुत सारी बॉल्स हैं, ठीक है, तो तुम्हें सिलेक्शन आना चाहिए कि इसमें से कुछ बॉल रेड हैं, ठीक है, बाकी तीन जो है वो ब्लैक कलर की हैं। तो तुम्हारा देखो बेसिकली हो क्या रहा है प्रोटेक्शन सिस्टम में, बड़ी ध्यान से समझने वाली बात है। मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था कि कहीं पे आग लगी हुई है, फायर लगी है, फायर, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, हमारा ब्रेन इसको सेंस करता था, ठीक है, हमने सेंस करा, देन हमारे हैंड से हमने एक्शन लिया और इस पे वाटर जो था उसको डाला, ठीक है। तो ये जो ये हैंड्स हो गए, ये सर्किट ब्रेकर ने रिप्लेस कर दी है, रिप्लेस करा, ये पिछली बार मैंने तुम्हें बताया था। तो बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं प्रोटेक्शन सिस्टम में, इस बात को समझना जरूरी है। प्रोटेक्शन सिस्टम जो है उसको उसमें हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि एक रोबोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, रोबोटिक या ऑटोमेटिक सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिक सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे क्या हो कि हमें ये काम ना करना पड़े, क्योंकि हम हर समय अवेलेबल नहीं रह सकते और हर चीज़ को मेजर नहीं कर सकते। तो रोबोट क्या करे, ऑटोमेटिक अपना काम करे और इस जो फायर है उसको एक्सटिंग्विश कर दे, ठीक है। ये हम लोग जो है ये हमारी डिजायर्ड आउटपुट है, ठीक है। अब क्यों हम लोग नहीं कर सकते, आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ क्यों जा रहे हैं। तो देखो अगर मान लेते हैं तुमने कि कोई वायर आ रहा है, ठीक है, ये उसका स्विच है और सर हाँ, सर आवाज कट रही है, क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, जिन लोगों को आवाज़ क्लियर नहीं है वो लोग अपना नेट कनेक्शन चेक कर सकते हैं, आवाज़ मेरी तरफ से नॉर्मल है, ओके ठीक है। ठीक है, आवाज़ की जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो लोग अपना नेट कनेक्शन चेक करें, अगर नेट उनको शायद सही नहीं आ रहा होगा। इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, थोड़ी सी डिफिकल्टीज है ऑनलाइन टीचिंग में। खैर, तो हम लोग बेसिकली डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, एआई डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं अगर ये एक वायर है और इस वायर के अंदर यहाँ पे मान लेते हैं हीटिंग से फायर हो, ठीक है, यहाँ पे इस पूरी पॉइंट पे जो है आग लग गई है, तो अगर तुम यहाँ खड़े हुए हो, ठीक है, तुमने इसको सेंस किया, ठीक, और सेंस करने के बाद एक्शन लिया, इसमें कम से कम 1 सेकेंड, अगर बहुत तेज लोगे तो 1 सेकेंड, थोड़ा डिले करोगे तो 10 सेकेंड तक का समय लग जाएगा। 1 से 10 सेकेंड बाद तुम इस स्विच को जाके बंद करोगे, ठीक है, देखने के बाद, वो भी अगर तुम सेंस कर लेते हो तब। और तुम, अगर मैं एक पावर सिस्टम का एक ऑपरेटर यहाँ रख दूँ तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो सो गया होगा, तो हो सकता है वो इस देख ही ना इस फायर को, या इग्नोर कर दे, सोचे कि अभी थोड़ी देर बाद उठेंगे, ठीक है, या उसका कॉल आ गया हो घर से, या कोई वजह हो सकती है जिससे वो डिले कर सकता है, ठीक। तो हम एक मैनुअल इनपुट, मैनुअल चीज़ों पे डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैनुअल चीज़ों पे डिपेंड रहोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है सिस्टम में बहुत अच्छे खासे डैमेज होने के। ये तो हो गया तुम्हारे घर का सर्किट है, इसमें अगर यहाँ आग लग भी जाएगी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन पावर सिस्टम जिसमें बहुत ज़्यादा महंगा सामान होता है, सबसे ज़्यादा महंगा पावर सिस्टम में ट्रांसफार्मर होता है, पावर ट्रांसफार्मर, पीटी,
ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर नहीं बात कर रहा हूँ, पावर ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूँ। तो सबसे महंगा ये होता है, प्लस और चीज़ें होती हैं। तो उसमें क्या होता है, एक साइकिल से 2 साइकिल के बीच में काम खत्म हो जाता है, 2 साइकिल 3 साइकिल के बीच में, ठीक है। तो यानी कि एक साइकिल का मतलब क्या हुआ, अगर हम बात करें एसी वेव की, तो ये एक एसी करंट है, ठीक है। अगर ये 50 हर्ट्ज का है, ठीक, तो यहाँ तक अगर ये 50 हर्ट्ज की साइकिल है, तो टाइम पीरियड कितना हो गया इसका यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में से 1/50, यानी कि 0.02, ठीक है। तो 0.02 सेकेंड्स लगेंगे इसे यहाँ से यहाँ कवर होने में। इसको अगर इतना टाइम लगता है, यानी 0.02 सेकेंड्स में एक साइकिल खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक यानी कि 0.01 सेकेंड में, यानी कि ये सब बातें अगर इसको दूसरे टर्म्स में लिखा जाए तो 10 मिली सेकेंड कह सकता हूँ, या 20 मिली सेकेंड्स की कहानी है केवल। 20 मिली सेकेंड्स में तुम्हारी एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, और तो हम लोग डील करते हैं 10 सेकेंड्स, बहुत जल्दी लिखा है मैंने 10 सेकेंड। कई बार हम लोग मिनट्स में डील करने लगते हैं, कोई फॉल्ट होता है उसको देख के बंद करने में। तो सोचो अगर इतना बड़ा पावर सिस्टम है जिसमें मिली सेकेंड्स में कहानी हो रही है, कोई फॉल्ट हुआ तो 20 मिली सेकेंड्स में एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि फॉल्ट की एक वेव निकल गई होगी वहां से। तो ऐसी कंडीशन में आपको ऑपरेशन क्या चाहिए, बहुत फास्ट ऑपरेशन चाहिए। और ये हमारे लिए एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग के मैकेनिकल मूवमेंट से पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करना ज़रूरी है। एक कहानी ये है, यानी कि टाइम इंपॉर्टेंट, एक क्रूशियल पैरामीटर है फॉल्ट के समय में। दूसरा एक और जो पर्सपेक्टिव हो सकता है जिसकी वजह से ये हम लोग डिज़ाइन करते हैं, वो है सेंसिटिविटी, कि मतलब हम लोग सेंस कर पाएँ। अब तुम अगर मान लेते हैं एक वायर जा रहा है, उस वायर में हम लोग करंट को नहीं देख सकते, उसके अंदर मान लेते हैं आई करंट फ्लो कर रहा है, वो 5 एम्पीयर फ्लो कर रहा है, 5 से अब वो 10 एम्पीयर फ्लो करने लगा है। तो कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जो देख के बता सके, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सकते। तो हम लोग ये देख के नहीं बता सकते कि इस वायर के अंदर 5 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है या 10 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। हमारे पास हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं मल्टीमीटर टाइप का, और इसे हम लोग लेंस, सॉरी, इसको नाम भूल गया मैं, हॉल, हाँ, हॉल इफेक्ट बेस्ड सेंसर कहलाता है ये। हॉल इफेक्ट बेस्ड सेंसर ये आजकल बहुत पॉपुलर है। इसमें आपको टच करने की जरूरत नहीं पड़ती है वायर को, बस हॉल इफेक्ट सब लोग जानते होंगे, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होता है, उससे आपके मीटर में रीडिंग आ जाती है, ठीक। तो यहाँ पे 5 एम्पीयर करंट आ रहा होगा, थोड़ी देर में 10 एम्पीयर आने लगेगा, फिर 5 एम्पीयर हो जाएगा। तो जितनी देर में तुम इसको देख के एक्शन लोगे, उतनी देर में इसकी रीडिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो तुम लोग के लिए, हम लोग के लिए बस की बात नहीं है कि इतनी जल्दी हर समय मीटर की तरफ देखते रहना। सोच के देख सकते हो, अगर मान लेते हैं तुम्हारी जॉब लगती है, तो मैं 20,000 रुपये भी दे रहा हूँ, ठीक है, हर दिन के चलो 1,000 रुपये भी देता हूँ, तब भी तुम 24 घंटे एक मीटर को नहीं देख सकते, और ये नहीं बता सकते कि हाँ अब यहाँ पे ऊपर हो रहा है नीचे हो रहा है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए तुम्हारी नज़र हटेगी। तो कंटिन्यूस इवेल्यूएशन जो है वो पॉसिबल नहीं है किसी भी इंसान के लिए, कि वो बात इंसानों के लिए ये पता करना कि ये एबनॉर्मल कंडीशन है कि नॉर्मल, वो भी थोड़ा टफ काम है। केवल आंखों से देखना, क्योंकि तुम फ्रिक्वेंसी, अगेन फ्रिक्वेंसी, इन सब चीज़ों के लिए आप मीटर्स पर डिपेंड है, ठीक है। तो हम लोग क्यों ना ये जो मीटर है इसी के अंदर एक ऐसा अरेंजमेंट कर दें कि ये यहीं से हम लोग इसको चेक कर सकें और जज कर सकें, मतलब ये खुद ही बता दे, अलार्म बता दे कि भाई आपका जो है 5 एम्पेयर से 10 एम्पेयर करंट चली गई है, ये खुद ही बता दे। तो ये सब चीज़ें जो थी, इनकी वजह से हम लोग ऑटोमेशन की तरफ गए, इसलिए हम लोग ऑटोमेशन की तरफ गए। और ऑटोमेशन का जो फर्स्ट स्टेप था वो क्या था, फर्स्ट स्टेप वो था रिले। ये सबसे बेसिक ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक डिवाइस होती है, उसे रिले कहते हैं। बहुत ही कॉमन और बहुत ही ज़्यादा पुराने ज़माने की डिवाइस कह सकते हो आप, बहुत एडवांस, लेकिन रिले रिले ही है, उसको एडवांस कर सकते हो नई नई चीज़ें ऐड करके। तो ये होती है रिले, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो सकता है इसमें कुछ काम की चीज़ तो मिल जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट, अब हम लोग अपने काम पे आते हैं। एंड ओके, एक एक प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे डील करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ है सेलेक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़रा ध्यान से समझना, ठीक है। तो सेलेक्टिविटी के बारे में बता रहे हैं, तो जो पहली लाइन कही जाती है कि डिस्क्रिमिनेट बिटवीन अ फॉल्ट इन द प्रोटेक्टेड सेक्शन एंड द नॉर्मल कंडीशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला वाला। इसमें क्या कहा गया, ये जो सेलेक्टिविटी की मेन बात होती है कि वो एक जैसे मान लेते हैं आपने यहाँ पे रिले लगाई, ठीक है, ये मेरे पास रिले है, ठीक। तो यहाँ पे उसके पास दो कंडीशनें होंगी, एक है नॉर्मल ऑपरेशन कंडीशन और एक है फॉल्टी कंडीशन, ठीक है।
तो तुम्हारी रिले को पता होना चाहिए कि कब कौन सी कंडीशन चल रही है, ठीक है। तो सेलेक्ट करना आना चाहिए उसे, है वो डिस्क्रिमिनेट करने लायक होनी चाहिए कि कब फॉल्ट हो गया है, ठीक है, और कब नॉर्मल कंडीशन चल रही है किसी भी प्रोटेक्टेड सेक्शन में। देखो एक्चुअल में क्या होता है, रिले एक तरीके की जो डिवाइस होती है वो एक एरिया में काम करती है, ठीक है। इस एरिया में जैसे मान लेते तुमने एक पावर सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक, और तुमने क्या करा, रिले एक रिले है उसका एक रीजन है इतना बड़ा, तो हमने उस रिले को इंस्टॉल कर दिया तो इस एरिया को वो प्रोटेक्ट करेगी, इतने एरिया को, ठीक है। अब जब इतने एरिया में कोई फॉल्ट होगा तो इसे पता होना चाहिए कि फॉल्ट हो गया है कि नहीं हुआ है। सेलेक्टिविटी का मतलब उसे किसके बीच में सेलेक्ट करना है, फॉल्ट के बीच में और नॉर्मल कंडीशन के बीच में। नॉर्मल कंडीशन उसे रिले को पता होना चाहिए कि कौन सी कंडीशन फॉल्ट की है। यानी कि अगर मान लेते हैं बात करी जाए तो 5 एम्पेयर करंट है, ये एक नॉर्मल एम्पेयर करंट कंडीशन है, और एक 10 एम्पेयर करंट है, ये फॉल्ट कंडीशन है, ठीक है। तो रिले को पता होना चाहिए अगर यहाँ पे फॉल्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि रिले जो होती है उसका काम होता है ट्रिप करने का। मान लेते हैं एक पावर सिस्टम है जिसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट जो था वो 5 से 10 एम्पेयर गया। अब दोनों कंडीशन देखते हैं, अगर रिले ने उसको 5 से 10 एम्पेयर करंट गया तो फॉल्ट कंडीशन हो गई है, लेकिन रिले ने सेंस नहीं किया और नॉर्मली रहने दिया, तो ऐसे में क्या होगा, पूरा पावर सिस्टम डैमेज हो जाएगा, ठीक। पहले कंडीशन यानी कि अगर रिले नॉर्मल कंडीशन को ही केवल सेलेक्ट कर पाई, फॉल्ट को नहीं पकड़ पाई, तो ऐसे में पूरा का पूरा पावर सिस्टम, उतना एरिया जो प्रोटेक्ट जोन था वो डैमेज हो जाएगा। दूसरा, अगर मान लेते हैं 5 एम्पेयर से 6 एम्पेयर हुआ और रिले ने कहा यार ये तो फॉल्ट हो गया, ठीक। अगर रिले ने गलत पकड़ लिया तो गलत पकड़ने में क्या होगा, अगेन गलत पकड़ने पे ये सर्किट ब्रेकर को टर्न ऑफ स्विच ऑफ कर देगी। स्विच ऑफ करने से क्या होगा, इस एरिया की लाइट चली जाएगी, यानी कि ब्लैकआउट हो जाएगा इस एरिया में। तो ऐसे में क्या होगा, यानी बेफालतू में कभी करंट 5 से 6 एम्पेयर ही गया था जो कि एक नॉर्मल कंडीशन थी, 10 एम्पेयर करंट जो है वो फॉल्ट का था, लेकिन रिले ने इसी को फॉल्ट समझ लिया और ऐसे में रिले ने उसकी थोड़ी देर के लिए लाइट चली जाएगी। तो ऐसे क्या होगा, कभी भी तुम्हें कंटिन्यूस ऑपरेशन कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। और तुम्हारी जो रिले है वो बार बार क्या करेगी, बार बार सर्किट को स्विच ऑफ करती रहेगी, सर्किट ब्रेकर को, क्योंकि अगर वो सेंस ही नहीं कर पा रही है कि यहाँ फॉल्ट हुआ है, ठीक। और जब फॉल्ट हुआ है तब उसको नॉर्मल कंडीशन ट्रीट करेगी, तो दोनों चीजें बेकार है। यानी कि रिले के पास एक सेलेक्टिविटी होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि किस एम्पेयर पर्टिकुलर एम्पेयर पे फॉल्ट हुआ है और किस पर्टिकुलर एम्पेयर पे नॉर्मल ऑपरेशन है, ठीक। तो ये पहला पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इट शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वेदर अ फॉल्ट लाइज विद इन द जोन ऑफ प्रोटेक्शन आउटसाइड। ये भी अगेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि मान ले रहे हैं पावर सिस्टम मैंने बनाया, तो एक सब स्टेशन है यहाँ पे, सब स्टेशन 1, एक सब स्टेशन ये है सब स्टेशन 2, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे जो है वो MJPRU के लिए सप्लाई जा रही है, इस सब स्टेशन से जो है वो सिटी के लिए जा रही है, बरेली की, ठीक है, और यहाँ पे लाइनें से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे अगर जो रिले, एक रिले यहाँ लगी हुई है R1, एक रिले ये लगी हुई है R2, ठीक है। अब मान लेते हैं क्या होता है कि फॉल्ट हो जाता है इन केस, ठीक। और फॉल्ट जो है वो यहाँ पे हुआ है, इसका जोन जो है वो ये है, इतने जोन में अगर कोई भी फॉल्ट होगा तो रिले R1 ऑपरेट करेगी, इस जोन में कोई भी फॉल्ट होगा तो रिले R2 ऑपरेट करेगी, ठीक। अब मान लेते हैं कि ये अगर इस ये जोन में फॉल्ट नहीं हुआ है, यहाँ फॉल्ट हुआ है, ये फॉल्ट हो गया, ठीक, फॉल्ट हुआ है, लेकिन क्या होता है, ये रिले क्या करे, इस फॉल्ट को सेंस करके या हुआ था और MJP की लाइन ट्रिप कर गई, तो ऐसे में क्या होगा, MJP वाली लाइट भी कट ऑफ हो जाएगी। जबकि देखा जाए तो केवल ये वाली रिले ट्रिप होनी चाहिए थी, यानी कि सिटी की लाइट जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ रिले खराब है, यहाँ रिले सेलेक्ट नहीं कर पाई, ठीक है, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाई, देखो बात लिखी हुई, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाई कि फॉल्ट जो है वो विद इन इट्स उसके जोन ऑफ प्रोटेक्शन में या आउटसाइड जोन। तो देखो आउटसाइड जोन क्या है, ये है तुम्हारा आउटसाइड, ठीक है, और ये है इनसाइड, ठीक। तो ये इनसाइड जोन है और ये आउटसाइड जोन है, तो रिले जो है तुम्हारी उसे पता होना चाहिए कि कौन सा जोन, कितना तक उसका जोन है जिसमें ऑपरेट करेगी और कौन सा जोन उसके बाहर का है। अगर उसके बाहर के जोन को ये रिले तुम्हारी ट्रिप कर जा रही है, इस रिले, ये जो रिले है ये आउटर जोन की वजह से, फॉल्ट की वजह से ट्रिप कर जा रही है, तो ये फॉल्स रिले है, यानी कि गलत ऑपरेशन हो रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, हर जगह की रिले ट्रिप होती है, यानी कि अगर मान लेते हैं कहीं सिटी में फॉल्ट हुआ है, तो सोचो MJPRU 10 किलोमीटर जो दूर है, जो कि अलग पावर सिस्टम, अलग सब स्टेशन से गवर्न हो रहा है, वहाँ की रिले भी ट्रिप हो जाएगी, तो यानी कि वो भी वहाँ पे भी लाइट स्विच ऑफ हो जाएगी, तो इससे भी अगेन एक रिलायबल ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कभी भी तुम पावर से, यानी कि दुनिया में बरेली के आसपास कहीं फॉल्ट होगा, पूरी बरेली की लाइट चली जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में क्या होना चाहिए कि अगर उस पर्टिकुलर जोन में फॉल्ट हुआ है तभी वो रिले ट्रिप करे, वरना रिले ट्रिप नहीं करे। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट पे आते हैं, ये थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है।
देखो दो कंडीशन है इसमें, ये जो पॉइंट है इसके लिए आपको इस पॉइंट को समझने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए ट्रांजिएंट कंडीशन के बारे में। कंट्रोल सिस्टम में तुमने पढ़ा होगा, कंट्रोल सिस्टम में तुमने कभी भी देखा होगा स्टेप इनपुट देते हैं अगर, ठीक है, तो उस स्टेप इनपुट की अगर बात की जाए तो मान लेते हैं उसे यहाँ 0 है और 0 से उसे 1 पे आना है, ठीक है। तो अगर एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे हम पावर सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक। तो अगर उस केस में क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास सिस्टम है, ठीक, और उसे क्या करना है, अगर मैं इनपुट दे रहा हूँ 0 पे और मैं बात कर रहा हूँ कि इसे यहाँ पे 1 पे आना है, ठीक, तो ये 1 वाली जो लाइन है कुछ इस तरीके से गई हुई है। तो ऐसे में क्या होता है, इनपुट जो होता है वो कुछ इस तरीके से मूव करता है, ये देन इस तरीके से होके यहाँ पे सेटल होता है, ठीक। तो ये जो टाइम होता है इसे हम लोग राइज टाइम कहते हैं, सबने पढ़ा होगा राइज टाइम, ठीक है। ये कहलाता है मैक्सिमम पीक ओवरशूट, ठीक है। यहाँ तक ये कहलाता है सेटलिंग टाइम, इतनी देर में जो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लगा उसे हम लोग सेटलिंग टाइम कह देते हैं, सेटलिंग टाइम, ठीक। और यहाँ पे जाके सेटल हुआ, ठीक। तो ये फर्स्ट पीक ओवरशूट होता है, ये सेकंड पीक ओवरशूट, इस तरीके से पीक ओवरशूट होते हैं, ठीक है। ये जो सिस्टम है इस तरीके से नॉर्मली ऑपरेट होता है। तो अगर पावर सिस्टम की बात की जाए तो जैसे बटन पावर सिस्टम मतलब जैसे मान लेते हैं तुम्हारे पास घर में एक बल्ब है, ठीक है, और उस बल्ब को तुम्हें एक स्विच ऑन करना है, यहाँ बैटरी लगी हुई है। जैसे ही तुम इसे स्विच ऑन करोगे तो क्या होता है, बल्ब में जो इलेक्ट्रिसिटी का करंट आई होता है वो कुछ इस तरीके से ये जाएगा, देन जाके वो सेटल होगा, ठीक है। ये आई इक्वल टू 1 एम्पेयर, यहाँ पे 1 एम्पेयर, लेकिन वो उसकी जो ट्रांजिएंट वैल्यू होती है, ये जो स्टेट यहाँ से यहाँ तक की होती है इसे ट्रांजिएंट स्टेट कहते हैं, ट्रांजिएंट स्टेट, ठीक है। तो ये ट्रांजिएंट स्टेट होती है, ये मान लेते हैं 3 to 4 टाइम्स होती है, 3 to 4 एम्पेयर हो गई। तो अब क्या हुआ यहाँ पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप किसी डिवाइस को ऑन करते हो, यानी कि लाइट आती है स्विच ऑन करते हो, तो ट्रांजिएंट्स होते हैं। ट्रांजिएंट किसकी वजह से होते हैं, एल और सी की वजह से, ये सब हम लोग जानते हैं, क्योंकि स्टोरिंग एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है। यानी कि अगर किसी डिवाइस में इंडक्टर लगा है उसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी पहले से स्टोर है। तो जैसे कि तुम लोग बटन ऑन करोगे तो ये मैग्नेटिक एनर्जी क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि करंट में टूट जाएगी, और एक आई एम्पियर करंट स्टोर, ऐसी यहाँ पे कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर में सारी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर होती है, ठीक है। और जैसे ही आप बटन ऑन करते हो तो ये क्या करता है, ऐसे में ये सपोर्ट कर देता है, तो वोल्टेज जो होता है वो भी राइज हो जाता है। ये ऐसी सर्किट बेसिकली फिनोमिना होता है इसके पीछे, ये करंट के राइज होने, क्योंकि एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स हैं। तो हो क्या रहा है कि जब भी आप कभी सिस्टम ऑन करोगे तो आपको ट्रांजिएंट स्टेट एक ऐसी स्टेट है जो आप जिसे डिनाई नहीं कर सकते, यानी कि इनएविटेबल है, यानी कि वो होना ही होना है। ट्रांजिएंट स्टेट से आपको हमेशा पास करना पड़ेगा। तो ट्रांजिएंट स्टेट से जब भी तुम पास करोगे तो ऐसे में करंट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा, उसकी वैल्यू 2 to 3 टाइम्स हो जाती है नॉर्मल करंट से, ठीक है। एक तो ये हो गई ट्रांजिएंट। दूसरा क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग करंट, ट्रांसफॉर्मर मैग्नेटाइजिंग करंट, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। और इसको ट्रांसफार्मर, सॉरी, मैंने आपको, हाँ मैंने पढ़ाया था ट्रांसफार्मर में। तो ट्रांसफार्मर में एक पार्ट होता है मैग्नेटाइजिंग करंट, ठीक। मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होता है कि जब भी हम ट्रांसफार्मर को स्विच ऑन करते हैं, ठीक, जब भी हम ट्रांसफार्मर को स्विच ऑन करते हैं तो उसमें क्या होता है, इनरश करंट फ्लो करती है, ठीक है, इनरश करंट फ्लो करती है, ठीक। तो इनरश करंट से क्या होता है, जैसे आप बटन को ऑन करोगे, लोड वोल्टेज अप्लाई करोगे या लोड कनेक्ट करोगे, तो इनरश करंट एक फ्लो करती है जिसका बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड होता है। देखो दे रखा है 5 to 7 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट, यानी कि 5 से 7 गुना ज्यादा करंट होगा, ठीक। तो ये दो प्रॉब्लम आई हमारे सामने और ये हमेशा आएंगी, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक। अब ये आई होप ट्रांजिएंट कंडीशन तुम्हें पता चल गई और इनरश करंट भी पता चल गया। अब देखते हैं इस रिले पे क्या इफेक्ट होता है, या जो हम लोग डिजाइन कर रहे हैं। तो देखो मान लेते हैं कि मैंने एक रिले डिजाइन करी, रिले आर, ठीक। और उस रिले को जो है वो मैंने बनाया है, उसमें करंट की जो वैल्यू है मैंने सेट करी कि भैया 5 एम्पियर तक जो है वो एक नॉर्मल करंट ले ली मैंने, ठीक है। रिले को मैंने कहा कि देखो, रिले क्योंकि एक रोबोट है उसे कुछ नहीं पता, वो इतना दिमाग नहीं है, उसको मैंने कहा कि देख भाई, अगर 5 एम्पियर करंट होगी, 5 एम्पियर तक, यानी कि 0 से लेके 5 एम्पियर तक नॉर्मल, और 5 एम्पियर से अगर ऊपर करंट गई तो उसे फॉल्ट ट्रीट करना, ठीक है। ये मैंने उसके अंदर कोड फीड कर दिया, ठीक। अब वो एक इनोसेंट है और उसको नॉलेज नहीं है, तो उसने कहा ठीक है। तो वो क्या करेगा, अब हुआ क्या, मैंने ये वाली जो रिले थी ये अपना पावर सिस्टम एक डिजाइन करा, एक सर्किट, ठीक है, ये बल्ब लगाया, ठीक है, यहाँ सर्किट दिया, ये बैटरी दी, और ये यहाँ पर रिले लगा दी आप, जो कि इसका इसका ध्यान रखेगी, कभी कोई फॉल्ट होगा तो बता देगी। अब जैसे ही मैंने सर्किट को टर्न ऑन किया तो क्या हुआ, एकदम से ट्रांजिएंट स्टेट आएगी पहले,
ठीक है। ट्रांजिएंट स्टेट में क्या होगा, करंट की वैल्यू जो है वो एकदम से राइज अप होगी, ठीक है, और देन जाके 1 एम्पेयर पे सेट होगी। पर ये जो राइज अप हुई, इस केस में मान लेते हैं ये जो थी वो 7 एम्पेयर तक पहुंच गई, ठीक, या मान लेते हैं ये 4 एम्पेयर सेटल होना था से। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा क्लियर बना दें। ठीक है, यहाँ बना लेते हैं। तो जब मैंने बटन ऑन किया तो क्या हुआ, इसकी वैल्यू जो थी वो 4 एम्पेयर मान लेते हैं, एक बल्ब करंट लेगा तुम्हारा, ठीक। और ये ट्रांजिएंट स्टेट शो कर रहा है, तो ये यहाँ से कुछ इस तरीके से जाएगी एंड देन यहाँ पे जाके सेटल होगी। तो ये मान लेते हैं 7 एम्पेयर करंट है। मैंने अभी बताया तो है कि 2 to 3 टाइम्स हो सकती है ट्रांजिएंट करंट तक करंट। अब क्या होगा, अगर रिले से पूछोगे तो वो तुरंत ही क्या सेंस करेगी कि अरे यार ये तो एबनॉर्मल कंडीशन है, ठीक, एबनॉर्मल यानी कि फॉल्ट कंडीशन है। और ऐसे में क्या होगा, तुरंत ही वो क्या करेगी, इस सर्किट को क्या करेगी, स्विच ऑफ कर देगी, स्विच ऑफ। ऐसे में क्या होगा, जैसे ही उसने सर्किट को स्विच ऑफ किया, तो तुम जैसे ही तुमने बटन ऑन करोगे हर बार बल्ब ट्रांजिएंट करंट तो लेगा ही, क्योंकि इनएविटेबल है, इसको टाला नहीं जा सकता। तो जैसे ही तुम बटन ऑन करोगे तो हर बार करंट ज़्यादा आएगी, 4 से 7 एम्पेयर करीब पहुंचेगी। और जैसे ही ऐसा होगा, बार बार रिले क्या करेगी, क्योंकि रिले को तुमने जो फीड किया हुआ है, तुमने फीड किया है कि भैया 5 एम्पेयर के ऊपर का करंट फॉल्ट कहलाएगा, ठीक, और फॉल्ट कहलाएगा तो उसका मतलब उसे क्या करना है, सर्किट को बंद कर देना है। तो इस तरीके से अगर तुमने सर्किट डिजाइन किया है, ऐसी रिले तुमने अगर बनाई है, तो कभी भी तुम सिस्टम चला ही नहीं सकते, क्योंकि हर बार क्या होगा, एक ट्रांजिएंट कंडीशन तो आपको फेस ही करनी पड़ेगी। और मैग्नेटाइजिंग करंट वो भी एक तरीके की ट्रांजिएंट कंडीशन है, तो ट्रांजिएंट कंडीशन तुम्हें हमेशा फेस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये जो सेलेक्टिविटी, इसका क्या मतलब, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट है जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ सेलेक्टिविटी क्या मतलब है, कि जो तुम्हारी रिले है उसे पता होना चाहिए कि कौन सी कंडीशन फॉल्ट की है और कौन सी कंडीशन ट्रांजिएंट है। ये हम लोग आगे देखेंगे जब अपनी रिले डिजाइन करेंगे, ठीक है, कि कैसे इसके बीच में हम सेंसिटिविटी डाल पाते हैं, सेलेक्टिविटी बना पाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेलेक्टिविटी है, ठीक। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हल्के में नहीं लेना। एक बार और इसको अभी देखते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि ये कि अगर बात की जाए अब तक जो भी हमने सीखा है सेलेक्टिविटी के बारे में, तो रिले का पहला सिलेक्शन किसके बीच में होना चाहिए, कि फॉल्ट है कि नॉर्मल है। ये बहुत आसान था पहला सेक्शन, कोई भी रिले कर लेगी। तुम्हें बस फीड करना है 5 एम्पेयर नॉर्मल, और 5 ग्रेटर देन 5 एम्पेयर जो है वो फॉल्ट। लेकिन दूसरा सिलेक्शन जो है, जो सेलेक्टिविटी है, जो कि ये वाला पॉइंट कह रहा है, वो थोड़ा सा टफ है। उसमें हम लोग क्या करना है कि अब कि हमें किसके बीच में सेपरेट करना है, एक तो ट्रांजिएंट और एक फॉल्ट। ये थोड़ा सा टफ काम है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे आने वाले समय हम लोग सीखेंगे इसे। तो ये रिले जो है, सेलेक्टिविटी जो पॉइंट है यहाँ पे, सेलेक्टिविटी वो बेसिकली दो तरीके की सेलेक्टिविटी के बारे में बात करता है के बीच में, कि कब फॉल्ट हुआ है, ठीक है, और कब नहीं हुआ है। दूसरा सिलेक्शन ट्रांजिएंट और फॉल्ट के बीच में। और हाँ, एक सिलेक्शन और रह गया तीसरा, वो कौन सा, ये वाला पॉइंट, कि जोन तुम्हारा है या आउटर है, ठीक, आउटसाइड है या इनर जोन है, ठीक है। तो 3 तरीके की सेलेक्टिविटी रिले में बात की जाती है, डिस्कस की जाती है। पहला, फॉल्ट और नॉर्मल ऑपरेशन के बीच में, ट्रांजिएंट और फॉल्ट के बीच में, और तीसरा आउटर जोन और इनर जोन के बीच में, कि तुम्हारे जोन को प्रोटेक्ट कर रहे हो कि तुम किसी बाहर के जोन पे प्रोटेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये 3 चीजें थी, ये सेलेक्टिविटी के अंदर आती है। इन 3 पॉइंट को बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने, एक बार इसको रिवाइज कर लेना। बुक अगर जिनके पास है वो बुक से इसको पढ़ लें, वरना मेरे पास कुछ ई बुक्स हैं, उनको मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, उससे इसको देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर लेना चाहो तो। नेक्स्ट, ये पॉइंट है रिलायबिलिटी। ओके, तो अभी तक हमने सेलेक्टिविटी देखा, एक पॉइंट की सेलेक्टिविटी का क्या मतलब है, ठीक है। अब रिलायबिलिटी का देखते हैं। रिलायबिलिटी के बारे में वैसे सब लोग पता है कि जैसे हम लोग कहते हैं ये दोस्त मेरा रिलायबल है, पे आप भरोसा कर सकते हो, ठीक है, जिसपे आप भरोसा कर सकते हो, यानी कि आपको उस पर बिलीव है, ठीक है, ट्रस्ट कर सकते हो। जैसे कि तुमने सुना होगा ट्रस्ट, ये ट्रस्टेड ब्रांड है। तो बेसिकली हम लोग कंपनी चीज खरीदते हैं, उसके पीछे लॉजिक यही होता है। जब आप मार्केट में जाते हो तो मान लेते हैं एक कोई मोबाइल लेना है, ठीक है, तो एक मोबाइल आपको लावा का मिल रहा है, और एक आपको मोबाइल मिल रहा है सैमसंग का या फिर एमआई का मिल रहा है, ठीक है, या फिर आपको वन प्लस मिल रहा है।
ठीक है, लोग वन प्लस लेना क्यों पसंद कर रहे हैं जबकि आपको पैसे भी इसके बहुत ज़्यादा है। अगर ये 10,000 का है तो ये जो है 10,000 का है, तो ये 4 टाइम्स है, 40,000 का ही आपको मोबाइल मिलेगा। लेकिन हो सकता है फीचर सेम हो, इसकी और इसके फीचर जो है वो सेम हो, लेना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके साथ एक ब्रांड वैल्यू जुड़ी हुई है, ब्रांड वैल्यू वन प्लस की। वन प्लस बेसिकली रिलायबल ब्रांड है, ठीक है, रिलायबिलिटी के सारे पैसे हैं। हो तो आपको हर चीज की एक्स्ट्रा अमाउंट आपको लोग पे करेंगे। एक रिलायबल टीचर होता है, एक रिलायबल स्टूडेंट होता है, तो उसके पास अपॉर्चुनिटी आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए लाइफ में रिलायबल होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप रिलायबल हो तो आपको लोग एक्स्ट्रा पे करेंगे, जितनी आप सर्विस प्रोवाइड करोगे उससे ज़्यादा। ठीक है, तो रिलायबिलिटी, अगर रिले की बात की जाए, रिले में रिलायबल का क्या मतलब है, तो रिलायबल मतलब इसमें भरोसा कर सकते हैं। अब रिले पे क्या भरोसा करना, देखो रिले को हमने क्यों डिजाइन करा था, अल्टीमेट हमारा पर्पस था प्रोटेक्शन का, ठीक है। तो प्रोटेक्शन हमारा अल्टीमेट पर्पस था, जिसके लिए मैंने रिले को बनाया था। सिस्टम मस्ट ऑपरेट रिलायबली व्हेन अ फॉल्ट अकर इन इट्स जोन ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है, यानी कि अगर जिसको मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लगा दिया, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि उस एरिया के अंदर जो भी फॉल्ट होगा हमारी एक्टिवेट हो जाएगी और एक ट्रिपिंग सिग्नल जनरेट करेगी। ये बार बार मैं जो ट्रिपिंग सिग्नल कह रहा हूँ, ये बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, जैसे तुमने पिक्चरों में देखा होगा कि सायरन बजने लगता है, ठीक है, ये अलार्म बज जाता है, ठीक है। जैसे घर में एक सेंसर अगर आपने लगाया है और वो सेंसर से जैसी कोई लाइन क्रॉस करता है तो वहाँ एक अलार्म बज जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली उसी टाइप का एक अलार्म है, सिग्नल कहते हैं। वो ट्रिपिंग सिग्नल यानी कि जब भी आप सेंसर को क्रॉस करते हो, जैसे आईआर सेंसर से लगा हुआ होता है, करते हो, तो वहां पे क्या होता है, जो बाइनरी डाटा होता है उसमें चेंज आता है और एक सिग्नल जनरेट होता है। वो सिग्नल से तुम बल्ब जला सकते हो, उसी सिग्नल से हम लोग अलार्म बजाते हैं, जो होता है इससे हम सर्किट ब्रेकर को ऑन करते हैं, यानी कि स्विच को ऑन और ऑफ करते हैं। तो पावर सिस्टम में स्विच को ऑन ऑफ किया जाता है, यहाँ पे अलार्म बजाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट में लोग सो रहे होंगे, तो इसीलिए अलार्म बजाने की कोशिश कोई नहीं करता है, यहाँ बंद करना पसंद करते हैं। सारे सारे चीजें जो है एक सिग्नल से होती हैं, उस सिग्नल को हमने नाम दे दी ट्रिपिंग सिग्नल। बहुत यूज होगा आने वाले समय में, तो ट्रिप सिग्नल उसको हम लोग कहते हैं। वर्ड याद रखना है, ट्रिप सिग्नल, ट्रिपिंग या ट्रिप। जो ट्रिप सिग्नल होता है, ये बेसिकली क्या होता है, एक सेंसरी सिग्नल होता है जो जनरेट होता है, जो रिले सेंस करके जनरेट करती है। ठीक है, रिलायबल का मतलब क्या हुआ कि अगर तुम्हारे जोन में फॉल्ट हुआ है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी रिले रिलायबल कब होगी, जब उस जोन के सारे फॉल्ट को पकड़ लेगी। या इसको अगर मैं बात करूँ क्रिकेट की, कोहली एक रिलायबल प्लेयर है, क्यों? क्योंकि उसका जो एरिया है, एक जोन ऑफ प्रोटेक्शन जो है, प्रोटेक्शन में अगर कोई बॉल जाएगी तो विराट कोहली जो है वो उसको 100% उस बॉल को कैच कर लेगा, उसको पास नहीं होने देगा। जितना ज्यादा ये रिलायबल होगा उतना अच्छा इसकी, जितना ज्यादा ये ऐसा कर पाएगा, यानी कि अगर इसकी तरफ इस पूरे जोन में 10 बॉलें गई और इसने 10 की 10 पकड़ ली, तो इसकी 100% रिलायबिलिटी होगी। ठीक है, तो 100% रिलायबिलिटी, ठीक है। तो रिलायबिलिटी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक। तो आप विराट कोहली को आप खड़ा कर, तो आप ये मान के चल सकते हो उस एरिया में कोई कैच ड्रॉप नहीं होगा, उस एरिया में बॉल 100% चली जाएगी। तो ये रिलायबिलिटी होगी, पहला पॉइंट। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है। इसको चाहो तो स्क्रीन शॉट ले लो इसका, बताएं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है। अब देखो रिलायबिलिटी से, रिलायबिलिटी का उल्टा क्या है, इन अनरिलायबल सिस्टम, ठीक है, नॉट रिलायबल या फॉल्टी सिस्टम। तो रिले फेल होगी, क्यों होगी? तो रिले के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं, फेलियर इसका वन और मोर एलिमेंट। अब ये वन और मोर एलिमेंट कौन कौन से हैं? तो उसके एलिमेंट है रिले के, सर्किट ब्रेकर भी फेल हो सकता है, वीटी और सीटी हो सकते हैं, ठीक है, वोल्टेज ट्रांसफार्मर यानी कि इसको हम लोग पीटी भी कहते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, सीटी, वायरिंग, बैटरी, ईटीसी, ठीक है। अब एक रिले है, उस रिले को काम करने के लिए बैटरी की जरूरत है, सेंस करने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल की जरूरत है। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल कहाँ से आते हैं? सीटी पीटी से। हो सकता है वायर, हो सकता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने में वायर लगेगा, तो मान लेते हैं वायर कट गया, जो हो गई, हो सकता है सीटी ने सही से काम नहीं करा या पीटी ने सही से काम नहीं करा। तो जो है अगर इनमें से कोई भी चीज फेल होगी तो हमारी जो रिले होगी, रिले वो क्या होगी, ये इंपॉर्टेंट है। तो रिले का जो फेलियर है वो बेसिकली यहाँ पे जो बात कही जाए वो इसी तरीके की बात की जा रही है कि इन सब एलिमेंट में से कोई भी चीज़ अगर फेल हो जाएगी तो तुम्हारी रिले भी फेल हो जाएगी, ठीक। तो लास्ट पॉइंट आ जाता है कि अच्छा रिलायबिलिटी होती कितनी है, कंडीशन है जो कि कभी भी नहीं होगा। तो
जो देखा जाता है जनरली प्रोटेक्शन स्कीम की रिलायबिलिटी 95% होती है, ठीक है। तो 95% माना जाता है। कोई ग्रिड जो है वो इस एरिया, सॉरी, एक रिले लगा दी है तुमने, हाँ, और ये जो एरिया है यहाँ तक का है, तो इसके अंदर 100 में से 95 फॉल्ट जो होंगे वो ये रिले पकड़ लेगी, और 5 फॉल्ट जो होंगे वो अनडिटेक्टेड चले जाएंगे, यानी कि 5 में ये जो तुम्हारी रिले है वो ऑपरेट नहीं करेगी। तो यही 5 वो फॉल्ट होते हैं होगा पावर सिस्टम में डैमेज हो जाता है, जैसे कि ब्लैकआउट की कंडीशन हुई थी, चली जाती है, ठीक है। टेम्परेरी ब्लैकआउट हो जाता है, टेम्परेरी शट डाउन होता है, सॉरी, टेम्परेरी शट डाउन होता है, और या लोड शेडिंग हो जाती है, लोड कट आउट हो जाता है, लोड कट कर दिया जाता है। तो ये सब क्या होता है, ये सब टेक्निकल टर्म्स है, इसको मैं डिस्कस करूंगा आने वाले समय में, ठीक है। लोड शेडिंग के बारे में आप लोग सब लोग जानते होंगे। लोड शेडिंग जैसे कि कटौती जैसे कहते हैं हिंदी में, कि आज तुम्हारे घर की लाइट आ रही है लेकिन एक एरिया की लाइट बरेली में या तुम्हारी सिटी में पर्टिकुलर एरिया की लाइट नहीं आ रही जानबूझ के, कोई फॉल्ट नहीं है, तो इसको हम लोड शेडिंग कहते हैं। कि क्योंकि जो ट्रांसमिशन लाइन है उन पर लोड एक लिमिटेड है, मान लेते हैं 1 मेगावाट का लोड उठाने की, और लोड ऐसा है 1.3, 3 मेगावाट, जो 0.3 मेगावाट का जो लोड है वो एक्स्ट्रा है, तो इसको शेड करा जाएगा, यानी कि इसको ड्रॉप कर दिया जाएगा। और लोड ये ड्रॉप कैसे होगा, तो मान लेते हैं इतना बड़ा एरिया है, यहाँ पे एक कॉलोनी 1 है C1, एक कॉलोनी है C2, एक कॉलोनी है C3, आपके पास 1.3 मेगावाट की डिमांड है, जबकि आपकी कैपेसिटी 1 मेगावाट ही। तो पहले क्या करोगे, 0.3 मेगावाट यहाँ से काट दोगे, अगली बार 0.3 मेगावाट यहाँ से, थोड़ी देर बाद 0.3 यहाँ से, ऐसे करके काम चलाया जाता है। कटौती तो इस एरिया की लाइट मान लेते हैं सुबह 9 से 10 तक नहीं आएगी, इसकी लाइट 10 से 11 नहीं आएगी, इससे 11 की 12 तक नहीं आएगी, ऐसे करके कहते हैं, क्योंकि आपकी जो कैपेबिलिटी वो है नहीं इतनी कि आप इसको पूरा 1.3 मेगावाट डिलीवर कर पाओ। तो ये हो गया आपकी लोड शेडिंग। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये प्रॉब्लम जो आ जाती हैं, हो जाते हैं, ठीक है। तो ये फॉल्ट इसी वजह से होते हैं क्योंकि रिले जो है वो 5% का जो गैप था वो उसमें से पास हो जाते हैं, ठीक है। तो 5% जो इसका फेलियर रेट है उसकी वजह से कभी कभी हो जाते हैं, और भी बहुत सारी वजह होती हैं। तो अगर चाहते हो कुछ इसमें नोट करना तो आई होप नोट कर लो, एक कॉपी पेन लेके बैठा करो, जिससे कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ कभी कभी इसे सोचने के लिए आप लोगों को पेन पेन या पेपर की जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ नोट कर लिया करो। प्रॉब्लम्स हैं मेरे पास, अभी तक किसी को प्रॉब्लम आ रही नहीं है, यानी कि या तो तुम लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो भी है इसको अपने नोट्स कॉपी तैयार करते रहो, ठीक। और डायरी अपनी मेंटेन रखो जिसमें जो क्वेश्चन आंसरेबल हैं, जो मैं नहीं समझा पा रहा हूँ या जो प्रॉब्लम्स आई उनको टैकल करा जा सके। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपकी सेंसिटिविटी। और सेंसिटिविटी से क्या मतलब होता है, यहाँ पे अभी आने वाले समय में आप लोगों को पता चलेगा, जब सारी चीज़ें पढ़ लोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं बताया था वो था सेलेक्टिविटी, सेलेक्टिविटी, ठीक है। और ये सेंसिटिविटी दोनों में डिफरेंस है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, ठीक। अब देखो सेंसिटिविटी का क्या मतलब हुआ कि प्रोटेक्टिवली, पहला पॉइंट अगर देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट इसका जो है, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट एक्सीड द प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, सेंसिटिविटी जनरली हम लोग लिखते हैं तो डेल आउटपुट अपॉन में डेल इनपुट, ठीक है। तो यानी कि चेंज इन इनपुट में, जैसे अगर कोई सिस्टम है उसमें तुम इनपुट दे रहे हो, ठीक है, और कुछ आउटपुट निकल रहा है, ठीक है। तो 1 दे रहे थे, आउटपुट में 1 मिल रहा था, फिर 1.2 कर दिया तो आउटपुट में भी 1.2 होना चाहिए। इसके बीच में जो टाइम लगता है उसे टाइम डिले कहते हैं, ठीक। तो ये 1.2 इसको सेंस कर दिया इसने, ठीक है। मैंने इसको अगेन, ठीक। अब देखो इसी सिस्टम को थोड़ा सा और देखते हैं। इसमें मैंने दिया 1 से 1.01 दिया तो आउटपुट में 1.01 आ गया। अब मैंने क्या करा, 1.001 दिया लेकिन आउटपुट में 1 ही आया, फेल कर गया, ये हो गया फेल, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो सेंस ही नहीं कर पाया इतने छोटे इनपुट को। यहाँ तुमने दिया था 0.1, यानी कि इतना इसने सेंस कर लिया। जैसे तुमने 0.01 दिया यानी कि 10 गुना और कम कर दिया, इनपुट को चेंज कर गया। तो वही, यानी कि इनपुट आउटपुट में कितना चेंज आएगा जब हम लोग इनपुट में चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसकी लिमिट होती है, ठीक।
तो लिमिट जैसे ही तुमने रिजोल्यूशन पढ़ा होगा, इसी जुड़ टर्म में एक रिजोल्यूशन रिजोल्यूशन करके फिजिक्स में पढ़ा होगा कि मान लेते हैं ये दो पॉइंट जो हैं वो यहाँ पे हैं, इनको तुम कह सकते हो दोनों अलग हैं, कह सकते हो दोनों अलग अलग है, लेकिन अगर मैं इन्हें बहुत ही ज़्यादा करीब ले आऊँ, ठीक है, मैं बना नहीं सकता, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है, मेरे लिए कि तुम्हें समझा पाऊँ, लेकिन बहुत बार ऐसा होता होगा, तो तुम अब क्या कह सकते हो, अब तुम इनके बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। तो एक लिमिट होती है जिसपे हमारी आंखों की, यानी कि आईज जो होती है उनकी भी एक रिजोल्यूशन होता है, कैमरे का रिजोल्यूशन होता है, जिसमें वो दो पॉइंट बता सकता है कि ये जो दोनों पॉइंट हैं ये दूर है कि पास है, यानी कि इन दोनों को अलग अलग पॉइंट ट्रीट करना, ये कहलाता है रिजोल्यूशन। इसी तरीके से सेंसिटिविटी होती है, सेंसिटिविटी जो होती है वो डिवाइसेस में होती है, वो ये बताती है कि मिनिमम कितनी वैल्यू पे आउटपुट तुम्हारा रिस्पॉन्ड करेगा सिस्टम, ठीक है। ठीक ठीक, तो हम ये कह रहे हैं कि जो मैग्नीट्यूड है करंट का वो एक्सीड द प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि जब भी प्रेजेंट वैल्यू को करंट एक्सीड करे उस चीज को सेंस कर पाए, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया, आई होप क्लियर होगा। दूसरी बात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है पिकअप करंट, ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर आपके पास रिले थी, ठीक है, रिले में करंट जा रहा, रिले यहाँ पे लगी हुई थी सीरीज में, ठीक है, तो रिले लगातार देख रही थी इस लाइन के अंदर ट्रांसमिशन, ये ट्रांसमिशन लाइन से, तो मान लेते हैं ट्रांसमिशन लाइन के लिए हमने जो है अलाउ किया हुआ है 100 एम्पीयर मैक्सिमम, यानी कि जब 101 होगा तो हम कहेंगे फॉल्ट हो गया भैया, ठीक है। तो अब ये जो रिले है ये इस वन को क्या डिटेक्ट कर पाएगी, ठीक है, तो ये जो मिनिमम करंट है यानी कि वो वैल्यू करंट की जिसपे ये रिले पिकअप करेगी, उसे उठाएगी, यानी कि वो समझेगी कि फॉल्ट हो गया और एक ट्रिप सिग्नल जनरेट कर देगी, ठीक है। तो ऐसा करंट जो होता है इसे कहते हैं पिकअप करंट। वैल्यू करंट की वो मिनिमम वैल्यू जिसपे क्या होगा, तुम्हारी रिले जो है वो उसको सेंस करके कह सके कि अरे ये तो फॉल्ट हो गया, समझ में आ रहा है? जब रिले ये कह दे अरे ये तो फॉल्ट हो गया, तो वो जो करंट की वैल्यू होगी उसे हम कहेंगे पिकअप करंट, ठीक। ये इसके ऊपर कॉस्ट डिपेंड करती है, जितनी ज्यादा अच्छी पिकअप करंट की वैल्यू तुम लोगे, मिनिमम पिकअप करंट की वैल्यू, उतनी महंगी रिले होगी, क्योंकि उतना सेंसिटिविटी हाई होगी। हाई सेंसिटिविटी जो होती है उसकी चीजें कॉस्ट महंगी होती है, यानी कि कैमरा तुम लेने जाओगे, कैमरे की कॉस्ट जो होती है लेंस की कॉस्ट रिजोल्यूशन पे डिपेंड करती है कि वो दो चीजों के बीच में डिफरेंस कितना कर पा रहा है, ठीक। तो यही चीज यहाँ पे है कि रिले जितनी ज्यादा सेंसिटिव होगी उतना अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाएगी छोटी छोटी वैल्यू पे, सेंसिटिविटी हो गई। पॉइंट यही जो मैंने बताया कि रिले इतनी, देखो हम नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, मतलब जैसे कि मान लो 10 एम्पियर है, अब 10.001 को ऐसी रिले खरीदने से कोई फायदा नहीं, इतना ज्यादा प्रॉब्लम का इशू नहीं है, लेकिन हाँ 10 की जगह जब 11 हो जाए तो रिले तुम्हारी सेंस कर सके, या 10 की जगह 10.5 हो जाए तब भी रिले सेंस कर सके, तो इसके लिए इन्होंने क्या कहा है, जो नेक्स्ट पॉइंट थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे कि रिले शुड बी सफिशिएंटली सेंसिटिव होनी चाहिए कि उस वो ऑपरेट कर सके ऑपरेटिंग करंट वैल्यू को, ठीक है, यानी कि जो उसकी पिकअप वैल्यू है जैसी करंट उसके आसपास पहुंचे तो ये उसको सेंस करके अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो उसे पता होना चाहिए कि उसकी पिकअप वैल्यू के आसपास करंट पहुंच गया है कि नहीं पहुंच गया, तो इतना सेंसिटिव होना जरूरी है। तो आज की क्लास में इतना ही हम लोग डील करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगेन जो 3 पॉइंट्स बचे हुए हैं, तो आज हमने ओवरऑल जो सीखा है, ठीक, सबसे पहले आपने मेन चीज जो जितनी भी चीजें तुम्हें मैंने बता रहा हूँ उनमें, ठीक है। तो आज जो हमने सीखा है वो पहला पॉइंट हमने इसमें ये सीखा कि जो रिले है वो सेलेक्टिविटी, ठीक है, सेलेक्टिव होना चाहिए, उसे सेलेक्टिविटी होनी चाहिए उसमें, यानी कि वो सेलेक्ट कर सके नॉर्मल ऑपरेशन के बीच में प्लस फॉल्ट के बीच में, ट्रांजिएंट के बीच में, इनर जोन ऑफ प्रोटेक्शन और आउटर जोन ऑफ प्रोटेक्शन को, कि तुम्हारा एरिया है कि तुम दूसरे के एरिया में जाके धमाल मचा रहे हो, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तो रिले तुम्हें पता होना चाहिए, रिले को ये तीन चीजें होनी चाहिए, तो हम कहेंगे रिले सेलेक्टिव है, हमारी सेलेक्टिविटी है रिले में, अगर ये तीनों चीजें हैं, यानी कि ये सेलेक्ट कर पा रही। दूसरा, यानी कि उसका रिलायबिलिटी 95% के अप्रॉक्स होनी चाहिए, कि अगर उस रिले के जोन में फॉल्ट आ रहे हैं, ठीक है, तो कम से कम एटलीस्ट 95% या 90% वो फॉल्ट को क्लियरली डिटेक्ट करेगी, ठीक है। और तीसरा पॉइंट जो हमने अभी लास्ट पढ़ा वो थी सेंसिटिविटी,
यानी कि इतनी सेंसिबल होनी चाहिए रिले कि उसे पता चल जाए, सेंसिटिव होनी चाहिए कि कब जो तुम्हारा फॉल्ट जो है वो पिकअप करंट के पास पहुंच गया है। फॉल्ट करंट और पिकअप करंट जब बराबर हो जाए तो तुरंत ही रिले को वो ट्रिप करा सके। ठीक है, यानी कि इनपुट करंट अगर मान लेते हैं 10 फ्लो कर रहा है और पिकअप करंट 10.1 है, तो इस रिले को पता होना चाहिए कि 10.1 को सेंस कर पाए, यानी कि 0.1 एम्पियर करंट का चेंज ऊपर नीचे ये सेंस कर पाए। ठीक है, अगर 10.1 पिकअप करंट है और 10 नॉर्मल करंट है, 0.1 जब होगा तो यानी कि 0.1 का डिफरेंस है, तो ये 0.1 एम्पियर को डिफ्रेंशिएट करने से आना चाहिए। अगर ये है तो तुम्हारी रिले सेंसिटिव है। ठीक है, मुबारक हो। तो यहाँ पे अगेन